अस्सलामुअलैकुम एंड नमस्ते दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कि गिल्वानिक सेल क्या होता है, कैसे वर्किंग करता है और इसके पीछे कौन सी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, इसको हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं गिल्वानिक सेल को। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि गिल्वानिक सेल की डिटेल में जाने से पहले ये जो सेल्स होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, ये दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स दो तरह के होते हैं, एक को हम गिल्वानिक सेल्स कहते हैं, इनको वोल्टिक सेल्स भी कहा जाता है, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। इन दोनों की बाद में हम देखते हैं डिफिनीशन और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो ये जो गिल्वानी है और ये वोल्टा है, ये दो साइंटिस्ट्स के नाम हैं जो कि इटली से ताल्लुक़ रखने वाले थे, तो उनके नाम पे जो है गिल्वानिक और वोल्टिक सेल्स जो हैं नाम रखे गए हैं सेल्स के। तो हम देखते हैं आगे जाके कि दो तरह के सेल कौन से होते हैं। गिल्वानिक सेल जो होता है, जिस तरह कि आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे कि गिल्वानिक सेल गिव्स अस इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल। एग्जाम्पल लाइक डेनियल सेल और ड्राई सेल। मतलब गिल्वानिक सेल वो सेल होता है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वो हमें करंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ड्राई सेल है, डेनियल सेल है, ये उसकी मिसालें हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन सा होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है करंट प्रोवाइडेड बाय अस हेल्प प्रोड्यूस केमिकल चेंज इन द सेल। एग्जाम्पल ऑफ दिस इज नेल्सन सेल। अब ये जो दूसरा सेल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसका क्या काम होता है? इसका काम ये होता है कि हम करंट प्रोवाइड करते हैं और सेल के अंदर केमिकल चेंजेस पैदा होती हैं, यानी हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ज़रिए से केमिकल चेंजेस काज करते हैं बाहर से करंट प्रोवाइड करके। सो इसका मतलब ये हुआ गिल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। किस तरह ऑपोजिट होते हैं? एक हमें करंट देता है और एक को हम करंट देते हैं। एक में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हमें करंट मिलता है, और दूसरे में हम करंट देके केमिकल रिएक्शंस काज करते हैं। तो ये तो आ गई जी इसकी डिटेल। अब हम जाके गिल्वानिक सेल को देखेंगे कि गिल्वानिक सेल क्या होता है, ये किस तरह काम करता है, इसकी डिटेल देखते हैं। इससे पहले आपको बता दूं सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल वोल्टेज, ये क्या होती है? ये एक इलेक्ट्रिकल मेजर है रिएक्शंस की टेंडेंसी का कि वो होएगा और किस तरह होएगा। मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से मुराद एक रिएक्शन जो है वो अगर होना चाहता है, वो रिएक्शन हो रहा है, उसके होने के जो चांसेस हैं, उसके होने की जो टेंडेंसी है वो कितनी है, इसको सेल पोटेंशियल कहा जाता है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि ये गिल्वानिक सेल किस तरह काम करता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला जो कंपार्टमेंट है, ये कंपार्टमेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कापर है, कापर का इलेक्ट्रोड है, नीचे कापर का सोल्यूशन है, कापर सल्फेट का सोल्यूशन, और इस साइड पे आप देख सकते हैं ये नीचे जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है और ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और ये दरमियान में आप देख सकते हैं ये वाला यू शेप का, इसको हम कहते हैं साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज क्या काम करता है ये तो हम साथ साथ देखते जाएंगे, ठीक है। तो सेल की वर्किंग कैसे होती है, चलिए देखते हैं और सेल किस तरह वर्किंग करता है। सबसे पहले जिस वक्त हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ये ऊपर वोल्ट मीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर जो है वो करंट मेजर करता है पूरे सेल के लिए। तो ये दोनों जो है हाफ इलेक्ट्रोड आ गए, हाफ कंपार्टमेंट आ गए, ठीक है, एक ये और एक ये, दोनों मिलके जो है वो गिल्वानिक सेल जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो लेट्स सी कैसे रिएक्शन होता है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जिंक और कापर दोनों की टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहते हैं, लेकिन इसमें से जिंक जो है उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की। तो जिंक क्या करता है, खुद नीचे सोल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाता है और अपने इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर से एक्सटर्नल वायर के ज़रिए भेज देता है। देखते हैं कैसे होता है, देखें ज़रा आप, ये देखें जिंक नीचे डिज़ोल्व होकर सोल्यूशन में आ गया। अब जिंक कन्वर्ट हो गया Zn+2 में, तो इसको हम केमिकल इक्वेशन के ज़रिए इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ये Zn जो है कन्वर्ट हो गया Zn+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन इसने ऊपर रिलीज कर दिए। ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर इसने रिलीज किए हैं, ज़ाहिर इलेक्ट्रॉन बिल्डअप होंगे तो एक्सटर्नल वायर से दूसरी साइड पे जाना शुरू कर देंगे। ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन मूव करके दूसरी साइड पे चले गए।
तो इस साइड से जब इलेक्ट्रॉन दूसरे साइड पे इस साइड पे आ गए तो यहाँ नीचे कॉपर जो है वो मौजूद होता है और कॉपर चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स ले ले क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सोल्यूशन से सीधे जाएगा और इन इलेक्ट्रॉनों को पिक कर लेगा और कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम इधर जो है एक इक्वेशन के ज़रिए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप देखें ज़रा इसको, ये कॉपर +2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है और ये मेटल जो है उसके ऊपर जमा हो जाती है, यानी इसके ऊपर जो है ये जमा होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ ऊपर जो मैंने पॉजिटिव चार्ज लिखा है इसका मतलब क्या है, दरअसल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जिंक वाले साइड से आ रहे हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बिल्डअप होते हैं और फिर उसके बाद काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूँकि इलेक्ट्रॉन जिंक वाले साइड से जा रहे थे तो हम इसको बाई कन्वेंशन नेगेटिव कह देते हैं और इस साइड पे चूँकि थोड़े से इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है इसके मुकाबले में तो इसको हम बाई कन्वेंशन पॉजिटिव कह देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट की होगी कि जिंक डिजॉल्व होकर जब सोल्यूशन में आ गया तो सोल्यूशन में क्या हो गया, यानी एक एक्स्ट्रा जिंक आयन आ गया। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सोल्यूशन में बाकी कुछ भी ऐसा मौजूद नहीं है। तो इस Zn+2 को, पहले तो सोल्यूशन न्यूट्रल था, अब Zn+2 आ गया, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ ये जो साल्ट ब्रिज है इससे जो है आप देखेंगे ये क्लोराइड आयन मूव करके इधर आ जाता है। क्लोराइड आयन इधर मूव करके आ जाता है, 2 क्लोराइड आयन आगे जाए Zn+2 को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। तो ये जब न्यूट्रल हो जाएगा सोल्यूशन तो करंट जो है वो जारी रहेगा। अगर हम साल्ट ब्रिज यूज़ नहीं करेंगे तो कुछ देर के बाद जो है ये करंट की मूवमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कायम रखने के लिए हम क्या करते हैं, साल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं। इस साइड पे हमने देखा कि यहाँ से कॉपर ऊपर चला गया है, तो कॉपर ऊपर चला गया तो नेट यहाँ पर इस कंपार्टमेंट में नीचे नेट हमारे पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, पॉजिटिव ऊपर चला गया। तो इस नेगेटिव चार्ज को जो यहाँ नीचे ज़्यादा हो गया है इसको कैंसिल करने के लिए यहाँ से पोटाशियम आयन जो है वो मूव करके आएगा इस साइड पे। तो यहाँ पर आके इसको जो इसका एक्स्ट्रा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था उसको ये कैंसिल कर लेगा। तो ये तो आ गई इसकी वर्किंग। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन जिंक वाले साइड से गए हैं और कॉपर ने एक्सेप्ट किया है उन इलेक्ट्रॉनों को, तो इस तरह से यहाँ पर एक वोल्टेज शो होगी। वो जो वोल्टेज होगी उसको हम सेल पोटेंशियल कहते हैं। आइए ज़रा देखते हैं ओवरऑल रिएक्शन किस तरह होगा। ओवरऑल रिएक्शन इस तरह होगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करके इस साइड पे जा रहे हैं और यहाँ से Zn+ नीचे सोल्यूशन में आ रहा है, इधर आप देख सकते हैं कॉपर ऊपर जा रहा है और इसी तरह से यहाँ आप देख सकते हैं ये जो साल्ट ब्रिज है उसमें से आयन्स मूव करके सोल्यूशंस में आ रहे हैं और वो जो एक्स्ट्रा चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। सो ये एक्चुअल वर्किंग होती है इस सेल की। अब हम आगे चल के देखते हैं कि हम सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सेल को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है। हमने लास्ट सेल में देखा कि Zn जो है ये एनोडिक हाफ सेल है। Zn जो है वो कन्वर्ट हो गया Zn+2 में। ये दरमियान में जो सिंगल बार आपको नज़र आ रही है, ये जो हम वर्टिकल लाइन यूज़ करते हैं, ये फेज बाउंड्री है Zn और Zn+2 के दरमियान। ये जो डबल बार आपको यहाँ नज़र आ रही है, ये डबल वर्टिकल लाइन है, ये साल्ट ब्रिज को इंडिकेट करती है। और हम जानते हैं कि कॉपर+2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी Zn+2 में कन्वर्ट होता है और कॉपर+2 कॉपर में कन्वर्ट होता है। तो ये सिंगल लाइंस फेज बाउंड्री को जाहिर कर रही हैं। ये वाला पूरा एनोड हाफ सेल है और ये वाला कैथोड हाफ सेल है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी मूवमेंट जो है वो लेफ्ट टू राइट है यहाँ पर। तो ये सेल की रिप्रेजेंटेशन है, सेल को यानी इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, यानी सेल पोटेंशियल क्या होता है, सॉरी। तो सेल पोटेंशियल को हम देखना है। सेल पोटेंशियल जो है वो बराबर होता है यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ज़ाहिर है एक मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन हो एक जगह में, एक हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होती है और एक में रिडक्शन होती है। अगर हम पीछे चले जाएं, यहाँ पर हमने देखा ना कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन भेजे थे, जिंक ने इलेक्ट्रॉन भेजे थे और इसका मतलब है जिंक क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए थे तो कॉपर रिड्यूस हो गया। तो इसलिए हमने क्या करना है कि इन दोनों का पोटेंशियल जो है उसको जमा करना है और उससे हमें पता चलेगा कि ये क्या होता है। तो यहाँ पर यानी सेल पोटेंशियल मालूम करने के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल जो है दोनों को सम करना होगा। तो ये जो लास्ट सेल है इसमें हम देखते हैं जिंक जो है कन्वर्ट हो जाए Zn+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है। तो इसका जो ऑक्सीडेशन होगा यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो होता है 0.76 वोल्ट। इस तरह कैथोड के ऊपर रिडक्शन हो रही होती है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है 0.34। तो दोनों को अगर हम अगर सम करें, दोनों को हम ऐड करें तो ये हमारे पास पूरा सेल पोटेंशियल आता है 1.10 वोल्ट।
तो ये टोटल ओवरऑल रिएक्शन आ गई, यानी Zn जो है वो कन्वर्ट हो जाए Zn+2 में, कॉपर +2 जो है वो कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो साइन हैं ये बड़े मैटर करते हैं। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं 0.76 है और ये 0.34 है। तो सम टाइम ऐसा भी हो सकता है किसी और रिएक्शन में, फ़र्ज़ करें जिंक जो है वहाँ पर, यहाँ पर तो जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, किसी और रिएक्शन में जिंक फ़र्ज़ करें रिड्यूस हो रहा हो, तो फिर इसका जो साइन है ना, इसको आपने इसके साथ इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना, यानी 0.76 है तो फिर -0.76 हो जाएगा। इस तरह कॉपर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये रिड्यूस हो रहा है, तो किसी दूसरे रिएक्शन में फ़र्ज़ करें ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो फिर इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो 0.34 नहीं होगा बल्कि -0.34 होगा। तो ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। ये था जी ये था गैल्वेनिक सेल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपने इसको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैंने और भी वीडियोस इन मौज़ूआत के ऊपर बनानी है, और आपने अपनी कीमती राय भी देनी है कमेंट्स के अंदर। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच।